12 तरह का खाना खाने वाला ससुराल। मैं नहीं बनाने वाली कोई सब्जी माँ, तुम जानती हो ना उसकी छौंक से मुझे सख्त नफरत है। और रसोई के काम मुझे अच्छे से आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ही करूँ इन्हें। अच्छा मैं जा रही हूँ, प्रीति मंदिर जाने के लिए मेरा इंतजार कर रही है। अरे राधा सुन तो, ये लड़की फिर से मंदिर भाग गई। एक नंबर की आलसी है। जब भी रसोई करने के लिए बोलूं तो ऐसे भागती है जैसे पता नहीं मैंने इसे क्या करने को बोल दिया हो। एक सब्जी बनाने में आफत आती है इसे, ना जाने ससुराल में जाकर क्या ही करेगी। कुछ समय बाद उस गांव का पंडित राधा के घर आया। मैं तो कहता हूँ बहन जी झट से हाँ कर दीजिए। आप कहते हो तो लड़का अच्छा ही होगा, आप बात आगे बढ़ाइए। सब बात रजामंदी से होने के बाद गांव में रहने वाली राधा का ब्याह कानपुर शहर में हो गया। राधा पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन वो नहीं जानती थी ये शादी उसके लिए आफत बन जाएगी, क्योंकि जहां वो अपने मायके में एक वक्त का खाना बनाने से भी टलती थी, वहीं अब उसे ससुराल में 12 तरह का खाना बनाना था। क्योंकि उसके ससुराल वालों को सबसे ज्यादा शौक था, वो था खाने का शौक। यहाँ हर रोज 12 तरह का खाना बनता। शादी के अगले दिन, बहू आज तुम्हारा पहला दिन है, हमने सोचा कि 12 तरह का खाना बनेगा। पूड़ी, कढ़ी, आलू टमाटर, बैंगन भरता, दाल रायता, सलाद, अचार। ब्याह के बाद नई बहू के हाथ की दावत आस पड़ोस वालों को भी देने का रिवाज है क्या? अरे नहीं बहू, ये तो इस घर की रोज की ही आदत है। यहाँ 12 तरह का खाना खाए बिना किसी को मजा ही नहीं आता। चल अब तू शुरू हो जा, तुझे बनाने में भी तो समय लगेगा ना, और धीरे धीरे तुझे इसकी आदत हो जाएगी। तभी उसकी ननद गीता आती है। भाभी आज मुझे मलाई कोफ्ता चाहिए। हाँ, जैसे कि कोई शेफ लेकर आया हो ना घर में, जो तुम्हारे ऑर्डर पूरे करते रहे। भैंस की पूंछ। फिर राधा मुस्कुराते हुए कहती है जी जी मैं अभी बना देती हूँ। अब राधा रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है और 12 तरह का खाना तैयार करने में उसे पूरे 3 घंटे लग जाते हैं। जब वो रसोई में गई थी तो पूरी तरह तैयार होकर गई थी, ये सोचकर कि रील बनाएगी, लेकिन इतनी तरह का खाना तैयार करने में उसकी हालत खराब हो गई। हे भगवान, इन लोगों ने तो पहले दिन ही नई बहू को बहू से चुड़ैल बना दिया। उसके ससुराल वाले उसके बने हुए खाने की खूब तारीफ करते हैं, लेकिन अब ये सिलसिला यही नहीं रुकता। अब उसे रोज ही 12 तरह का खाना बनाना पड़ता। भाभी ये लो आज के खाने की लिस्ट, माँ ने कहा है ये सब तैयार कर लो। ये कहकर ननद वहाँ से चली गई। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट, मुझे तो हलवाई बनाकर रख दिया इन लोगों ने। लगता है मेरी माँ की प्रार्थना काम कर गई, जो उन्हें मैं खाना बनाने के लिए इतना परेशान करती थी। अब तो लगता है मेरी सारी उम्र खाना बनाने में निकल जाएगी। लेकिन इतना सब काटना, पीटना और बनाना, इन सब में उसे काफी वक्त लग गया। फिर कुछ देर बाद, क्या बात है बहू, आज बड़ी देर लगा दी खाना बनाने में। अब माँ अकेला इतना बनाएगी तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। चुप कर, अपनी बीवी की अभी से साइड लेने लग गया। अच्छा अब खाना खा लेते हैं। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन इतना सारा खाना बना था तो बर्तनों का ढेर भी लगना ही था। हे भगवान, पहले इतना सारा खाना पकाओ और ये बर्तन का ढेर धो। तंग आ गई हूँ मैं इन सब से, लेकिन आखिर करना तो मुझे ही है। ऐसा कहकर वो काम पर लग जाती है। फिर सारे जूठे बर्तन धोने के बाद रसोई साफ करके वो सोने चली जाती है। लेकिन अगली सुबह संडे था, उसने सोचा आज तो आराम से सोकर उठूंगी। लेकिन 6 बजे ही उसकी सास लिस्ट लेकर उसके दरवाजे पर खड़ी हो गई। बहू उठ भी जा, अब सूरज सर पर आ गया है। सूरज सर पर खड़ा है तो आप भी क्यों मेरे सर पर आकर खड़ी हो गई? क्या यार, सोचा था छुट्टी वाले दिन आराम मिलेगा, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब राधा उठकर बाहर आती है तो ये ले बहू, आज संडे है, सब लोगों की छुट्टी है, इसलिए तू ऐसा कर, आज नाश्ते में ये सब बना दे। राधा ने जैसे ही लिस्ट खोली तो उसमें पूरे 12 तरह के आइटम थे, जैसे ब्रेड पकौड़े, आलू के पराठे, छोले भटूरे, पाव भाजी, सैंडविच और भी कई तरह की चीजें। ये कहाँ इन हपशियों के बीच आकर फंस गई मैं। इतना खाते हैं तभी तो 1-1 घंटे टॉयलेट से बाहर नहीं आते। कहाँ खो गई अब, जा जाकर खाने की तैयारी कर। राधा रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगी। उस रोज संडे था, इसलिए उसकी सुबह से ही परेड चालू हो गई। पहले सुबह 12 तरह का नाश्ता, फिर दिन में 12 तरह का खाना और फिर रात में भी। उस रोज राधा ने पूरा दिन रसोई में बिताया। 12 तरह का खाना बनाते बनाते उसके हाथ पांव फूल गए और खड़े खड़े कमर टूटने लगी। हाय मेरी कमर, मैं तो कहती हूँ मरोड़े उठ जाए इन ससुराल वालों के पेट में, तो कम से कम सिर्फ खिचड़ी तो खाएंगे। तभी बाहर से सास ने आवाज दी, बहू खाना बना कि नहीं? जी माँ जी, ले आई। राधा ने जल्दी से सबको खाना परोसा। वाह बहू, मजा आ गया, खाना बिल्कुल होटल जैसा है। बहू तुमने अच्छा बनाया, पर मिठाई में थोड़ी और शक्कर डालनी चाहिए थी। हमारे घर में मिठाई बिना ज्यादा मीठे अधूरी लगती है।
जी माँ जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। खाना बनाते बनाते उसकी हालत खराब हो गई। फिर एक दिन रात में अपने कमरे में राधा ने पति अर्जुन से कहा, सुनिए जी, मैं रोज रोज 12 तरह का खाना कैसे बनाऊं? ये तो किसी होटल की रसोई जैसी हालत है। जानता हूँ, लेकिन हमारे घर की पुरानी परंपरा है। दादी के जमाने से सबको 12 व्यंजन की आदत है। तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। परंपरा ठीक है, पर बहू भी इंसान है, मशीन नहीं। और ना ही कोलू का बैल जिसे बस रात दिन बस रगड़े ही जाओ। भाई खाने वाले 6 लोग हैं और खाना चाहिए 12 तरह का। अब क्यों ये सब सोचकर मूड खराब कर रही हो? अरे भाई, सारा दिन पति ऑफिस में रहता है, सोचता है साथ में बैठकर दोनों रात को बातें करेंगे, लेकिन तुम तो अलग ही राग लेकर बैठ गई। जब तुम्हें इतनी देर तक रसोई में खड़े खड़े इतना खाना बनाना पड़े ना, तब तुम्हें समझ आएगा। लेकिन तुमसे बोलना ही बेकार है। रोज इतना खाना बनाकर अब मैं थक चुकी हूँ। अब मुझे ही कुछ करना होगा। राधा रात भर सोचती रही। फिर अगली सुबह, आज मैं सिर्फ 5 चीजें बनाऊंगी, देखती हूँ क्या होता है। अब उस दिन उसने दाल चावल, आलू टमाटर रायता और रोटी बनाई। भाभी, बाकी के 7 व्यंजन कहाँ हैं? हाँ, मिठाई क्यों नहीं बनी? पापड़ कहाँ है? बहू, ये क्या किया? हमारे घर की रीति रिवाज का ध्यान रखना चाहिए था। माँ जी, मैंने थक कर खाना बनाया है। अगर आपको रोज 12 तरह का खाना चाहिए तो सबको मिलकर मदद करनी होगी। अकेले मैं नहीं कर पाऊंगी। और अगर फिर भी मुझे परेशान किया, बहू होने का फायदा उठाया, तो ऐसा ना हो कि ये खाना भी ना मिले। माँ राधा सही कह रही है। अकेले उस पर इतना बोझ मत डालिए। हम सब मिलकर मदद करेंगे। हाँ सही है, क्यों ना हम बारी बारी से कुछ खाना बनाने में मदद करें। ठीक है, मैं पापड़ सेक लूंगा और सलाद बना दूंगा। और मैं मिठाई की जिम्मेदारी ले लूंगी। ठीक है बहू, अब से तुझे अकेले 12 तरह का खाना नहीं बनाना होगा। हम सब साथ देंगे। अब घर का माहौल बदल चुका था। सब मिलकर रसोई में काम करते। और सच कहूँ तो अब खाना और भी स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि इसमें सबके हाथों का प्यार मिला है। अब तो ये 12 तरह का खाना बोझ नहीं, त्योहार जैसा लगता है। तूने सही कहा बहू। जब परिवार साथ हो तो 12 नहीं 20 व्यंजन भी आसान लगते हैं। अब सबको समझ आ गया कि एक ही इंसान पर हर काम का बोझ डाल देना और कई सालों से आ रही परंपराओं के चक्कर में बहू को दिन रात चक्की की तरह पीसना अच्छी बात नहीं है। राधा ने समझ लिया कि ससुराल की परंपरा निभाना आसान नहीं, लेकिन परिवार का साथ हो तो मुश्किल भी आसान बन जाती है। अब 12 व्यंजन खाना परिवार के लिए बोझ नहीं, बल्कि प्यार और एकता का प्रतीक बन गया था। पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार रामेश्वरम नाथ पांडे नाम के एक व्यक्ति मंदिर में पुजारी थे। जितना बड़ा उनका नाम था, उतना ही बड़ा उनका दिल। वो हर रोज मंदिर में भंडारा किया करते थे और उस भंडारे का खाना अकेले उनकी बेटी सावित्री बनाया करती थी। वो सभी लोग हर रोज पंडित जी और उनकी बेटी को खूब दुआएं देकर जाते थे, जिस वजह से उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होती थी। वहीं दूसरी तरफ मनोहर तिवारी का बड़ा सा परिवार था। एक रात दोनों पति पत्नी, हमारे पास अभी एक ब्रह्मास्त्र बचा हुआ है, यानी मोनू। बस ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि मोनू की शादी एक ऐसी लड़की से हो जाए जो हम सबका खाना अकेले ही समय पर और स्वादिष्ट बना पाए। ऐसी लड़की मिलना तो लगभग नामुमकिन है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग किसी वृद्धाश्रम में चलते हैं और वहीं रहते हैं। कम से कम समय पर आखिरी टाइम पर खाना तो मिलता रहेगा, क्योंकि रोज रोज हम बहुओं को कुछ कह भी तो नहीं सकते, वरना उनके पतियों को बुरा लग जाएगा। लगता है तुम सही कह रही हो। हमें वृद्धाश्रम ही चलना पड़ेगा। हमारे बेटों को बुरा तो लगेगा, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं कल जाकर कोई अच्छा सा वृद्धाश्रम देख लेता हूँ। अगले ही दिन मनोहर बाहर जाकर वृद्धाश्रम ढूंढने लगा। तभी रास्ते में उसे वही मंदिर दिखाई दिया जहाँ पर भंडारा चल रहा था। अरे पंडित जी प्रणाम, कैसे हैं आप? बस सब ऊपर वाले की कृपा है मनोहर लाल जी। आप बताइए, कहाँ निकल पड़े आज? बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। कुछ नहीं पंडित जी, एक वृद्ध आश्रम ढूंढ रहा हूँ। सोच रहा हूँ मैं अपनी बीवी को लेकर किसी वृद्ध आश्रम चला जाऊँ और आगे का जीवन वहीं बिताऊं। 7 बहुएं होने के बाद भी वक्त पर खाना नहीं मिलता। हर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं खाने की वजह से। मनोहर लाल जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग वृद्ध आश्रम चले जाएंगे तो आपके बेटों को अच्छा नहीं लगेगा। आपके बेटे तो बहुत संस्कारी हैं। तभी अचानक मनोहर की नजर पंडित गंगाधर की बेटी पर गई, जो अकेले ही भंडारे का खाना बना रही थी। पंडित जी, ये लड़की कौन है जो अकेले ही इतने सारे लोगों का खाना बना रही है? मनोहर लाल जी, ये मेरी बेटी सावित्री है। आपने इसे बचपन में देखा था, इसीलिए शायद पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर पंडित जी की बेटी हमारे घर की बहू बन जाए तो हमारे घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और हमें वृद्धाश्रम भी नहीं जाना पड़ेगा। क्या सोचने लगे मनोहर लाल जी?
कुछ नहीं पंडित जी, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। वैसे आपने अपनी बेटी के लिए कोई लड़का देखा? मनोहर लाल जी, अभी तो कुछ देखा नहीं। जिस दिन ऊपर वाला चाह लेगा मेरी बेटी को अच्छा वर मिल ही जाएगा। पंडित जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी बेटी का हाथ अपने सबसे छोटे बेटे मोनू के लिए मांगता हूँ। अरे मनोहर लाल त्रिपाठी जी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आपका परिवार इतना संस्कारी है, आपसे अच्छा परिवार तो मेरी बेटी को कभी मिल ही नहीं सकता। अब मनोहर ने वृद्धाश्रम वाला प्लान कैंसिल कर दिया और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। सावित्री बहू, आज तेरी पहली रसोई है और तू अकेले ही खाना बनाएगी, क्योंकि तेरी जेठानियों के हाथ का खाना बिल्कुल जहर होता है। सासू माँ, देवरानी जी के सामने आप हमारी बेइज्जती क्यों कर रही हैं? अरे चुप करो दीदी, कम से कम इसी बहाने हमें खाना बनाने से आजादी मिल जाएगी। हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। सासू माँ, हमें भी खुद का बनाया खाना बहुत बुरा लगता है। देवरानी जी,